हेलो दोस्तों, इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हों, चाहे आप आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हों, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस वीडियो में ऐसा खास क्या है, तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स फ़िलहाल देखने वाले हैं, वो भी ए इनवर्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका इनवर्स हम लोग फाइंड करने के लिए यहाँ पे सीखेंगे, और वो भी 4 विधि देखेंगे। पहला होगा आपका मैट्रिक्स मेथड यानी कि आव्यूह विधि, दूसरा होगा आपका रो यानी कि पंक्ति रूपांतरण विधि, और तीसरा होगा स्तंभ रूपांतरण विधि, और चौथा हम लोग देखेंगे शॉर्टकट में। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो आप डिटेल में थोड़ी निकालेंगे, आप सोचेंगे कि एक ही लाइन में हो जाए, तो वो विधि हम लोग चौथे नंबर पे देखेंगे, जिसको हम लोग शॉर्टकट नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चारों विधि को देखेंगे। अब देखिए, इनमें कुछ बातें होती हैं, जैसे ए इनवर्स अगर आप निकाल रहे हैं तो किस आव्यूह का ए इनवर्स संभव होगा, यानी कि किस वाले आव्यूह का ए इनवर्स निकाला जा सकता है। ये तीनों कंडीशनों में हम लोग जांचेंगे, क्योंकि सभी मैट्रिक्स का हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अब इनमें 2 कंडीशनें हैं कि आप किनका नहीं निकाल सकते या फिर किनका आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप उन्हीं मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, आप उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है ना। तो जब कोई भी मैट्रिक्स ये 2 कंडीशनें फुलफिल करेगा तो उनका हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, जो पहला है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और दूसरा जो है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशनें फुलफिल्ड होगा तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग आव्यूह विधि से निकालते हैं तो इनमें कुछ कंडीशनें होती हैं जिसको जांचने की। देखिए, जब हम लोग आव्यूह विधि से निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे। अगर मॉड ऑफ ए नॉन जीरो होगा, तो जब मॉड ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है ना। तो जब हम लोग आव्यूह विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले जांच करेंगे कि मॉड ऑफ ए क्या आ रहा है। अगर मॉड ऑफ ए जीरो नहीं है तब हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और अगर मॉड ऑफ ए जीरो हो गया तो हम लोग इसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। और जब मॉड ऑफ ए जीरो हो जाता है तो उसी को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिलहाल आव्यूह विधि से निकालने के लिए हम लोग तो ये जांच लिए, और उसी तरह से जब हम लोग पंक्ति विधि और स्तंभ विधि से निकालते हैं ए इनवर्स, तो वहाँ पे भी हमको जांचना पड़ेगा कि इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे वो कंडीशनें बस बता दे रहे हैं। ठीक है। जब हम लोग उस विधि से जब लगाएंगे तो वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए, चाहे आप पंक्ति विधि से ए इनवर्स निकालिए, चाहे आप स्तंभ विधि से ए इनवर्स निकालिए, अगर यह प्रोसेस आप कर रहे हैं, इस प्रोसेस करने में अगर किसी पंक्ति का या फिर किसी स्तंभ का प्रत्येक एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है ना। जैसे जब आव्यूह विधि से ए इनवर्स निकालते हैं तो मॉड ऑफ ए जांचते हैं, अगर मॉड ऑफ ए जीरो है तो उसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, और अगर मॉड ऑफ ए जीरो नहीं होगा तब उसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके लिए तो कंडीशन ये है। लेकिन जब हम लोग पंक्ति विधि से चाहे स्तंभ विधि से निकालते हैं तो उसके लिए कंडीशनें क्या होती हैं कि जब किसी पंक्ति के या फिर किसी स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट्स अगर जीरो आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि इसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एक एग्जाम्पल के थ्रू इन चारों विधि को समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको आप पहले आव्यूह विधि से हल कर रहे हैं, तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या होगा, अब यही जो आव्यूह है ये सारणिक में बदल जाएगा, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा। तो 2 1 1 ऐसे करके हम लोग लिख दें। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये 2 ये खत्म होगा, ये खत्म होगा। सॉल्व करने का इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम बताए हैं। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखें तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा का 1 -1, फिर माइनस और ये है, और माइनस फिर आते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म, ये तो ये 1 -1 ये भी होगा, फिर प्लस 3 होगा। मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हम बताए हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये और ये ख़त्म, तो ये 1 -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखिए ये तीनों क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जा रहे हैं।
जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए जीरो आ जाएगा। जब मॉड ऑफ ए जीरो आ जाएगा तो इसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो एक काम करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका ए इनवर्स निकाला जा सके। तो इसको ख़त्म करेंगे तो ये 1 - 2 हो जाएगा, और जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये भी 1 - 2 हो जाएगा, और जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये 1 - 1, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे बचेगा -1 तो फाइनली -2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 फाइनली -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो फाइनली आ गया -3। अब देखिए -3 क्या है, नॉन ज़ीरो है। जब नॉन ज़ीरो है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलिए अब निकालते हैं। तो देखिए जब हम लोग आव्यूह विधि से ए इनवर्स निकालते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमको मॉड ऑफ ए पता चल गया, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला माइनर निकालते हैं, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो फिलहाल अगर हम लोग केवल कोफैक्टर ही निकालें तभी हमारा काम चल जाएगा, माइनर निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि माइनर और कोफैक्टर में केवल साइन यानी कि चिन्ह की केवल डिफरेंट होती है, बाकी दोनों सेम ही होते हैं। तो हम लोगों को माइनर निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। आज जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो एडजॉइंट अपने आप निकल जाएगा। देखिए तो पहला आपका हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, 32 और 33, ठीक है। अब जब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो हमको साइन लिखना होता है। तो साइन के लिए आपको पता होगा कि -1 के पावर i + j करते हैं। i मतलब रो, j मतलब कॉलम, ठीक है। तो फिलहाल ये बहुत बार हम बता चुके हैं, आप जानते भी होंगे कि ये 1 है और ये 1 है, तो i पहला वाला होगा और j दूसरा वाला होगा। तो 1 और 1, अच्छा यहाँ पे -1 के पावर अगर इवन आ जाता है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और जब -1 के पावर ऑड आ जाता है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 2 क्या होगा आपका, इवन, और जब इवन होगा तो इसका प्लस साइन होगा, और जब इसका प्लस साइन हो गया तो बस केवल एक का अगर आप निर्धारित कर लेते हैं तो बाकी का निर्धारित करने की जरूरत है नहीं, वो अल्टरनेट करके आते रहते हैं। तो अगर पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ठीक है ना, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, मतलब एक क्रम से लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद ये प्लस तो ये माइनस, अब ये प्लस तो ये माइनस, बाकी ये प्लस, ठीक है ना। तो हमने साइन को निर्धारित कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट्स का निकलता है, तो जब प्रत्येक एलिमेंट्स का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जिस एलिमेंट्स का हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर या फिर माइनर, क्या करते हैं, उससे होकर के जाने वाले रो और उससे होकर के जाने वाले कॉलम को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है उसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो वही उसका बन जाता है कोफैक्टर या फिर माइनर, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 हो गया, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो बचेगा केवल ये। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 1 और ये -2, तो फाइनली माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वाले इस वाले का निकालेंगे तो इस वाले का निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 1 2 1 1 ये बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और -2 यानी कि फाइनली ये भी -1 होगा, और माइनस ऑलरेडी है तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब आते हैं 3 का निकालते हैं। जब आप 3 का निकालेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो 1 - 1 यानी कि ये 0 हो जाएगा। अब 2 1 वाले ये वाले एलिमेंट्स, तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, तो ये और ये बचेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे तो -1 और ये होगा -3, तो फाइनली -4 होगा। तो -4 और माइनस वाले से तो हो जाएगा +4। अब आते हैं 2 2 यानी कि इस वाले का बात कर रहे हैं, तो ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बचा, तो ये 2 - 3 यानी कि -1 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है 2 3, 2 3 मतलब यहाँ पे 2 की बात कर रहा है, तो ये खत्म और ये खत्म होगा, तो ये 2 माइनस और फिर -1 होगा यानी कि +1 हो जाएगा, तब ये यानी कि +3 हो जाएगा। अब आते हैं 3 1 मतलब ये, तो ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, ये होगा -2 फिर -3 यानी कि -5। अब आते हैं 3 2 मतलब ये, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा ये, तो ये हो जाएगा 4 -3 यानी कि 1 हो जाएगा। अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो ये खत्म तो ये बचेगा, तो 2 और माइनस है ही तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये हमारा निकल गया कोफैक्टर। जब कोफैक्टर हमको पता चल गया तो हम लोग आराम से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो यही जो कोफैक्टर होते हैं, इन्हीं कोफैक्टर के से जो मैट्रिक्स बनता है, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही हमारा बनता है एडजॉइंट। तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या होगा आपका, ADJ बराबर क्या बनेगा, CIJ का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे C11 होगा, यहाँ C12 होगा और यहाँ पे C13 होगा।
तो जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि C11 C12 और C13 होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली अब हम लिखते चलते हैं। तो -1 फिर 1 फिर 0, फिर उसके बाद होगा 4, फिर -1 फिर -3, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 1, फिर 3। देखिए अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे T होगा और यहाँ क्या होता है C11 C12 C13 C21 22 23 31 32 33, ठीक है। आज जब आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे तब आपको क्या मिलेगा, C11 C12 C13 C21 22 23 और यहाँ पर होगा 31 32 और 33, ठीक है ना। इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब यही जो मिला है अब इसी का हमने मान रखा तो ये आप मिल गया, ठीक है। अब जब हमको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया तब हम लोग ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब फाइनली अब मान रख दिया जाए तो mod ऑफ ए का मान निकला हुआ -3, तो ये -3 हो गया और एडजॉइंट का मान ये है -1 1 0 4 -1 और -3 और ये -5 -1 और ये 3, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मेथड था यह था मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते हैं पंक्ति वाले के बेस पे कैसे सॉल्व करेंगे या फिर उसकी सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड का नाम है रो ट्रांसफॉर्म, यानी कि पंक्ति रूपांतरण द्वारा सॉल्व करना। अब इसकी कुछ बेसिक बातें हैं उसको पहले समझ लिया जाए, फिर आगे देखेंगे। देखिए जब हम लोग पंक्ति रूपांतरण द्वारा सॉल्व करते हैं तो हम लोग a बराबर IA मानते हैं, ठीक है। a क्या है, दिया गया मैट्रिक्स है। ये वाला भी a क्या है, दिया गया मैट्रिक्स है। ये I क्या है, तो ये जिस आर्डर के मैट्रिक्स रहते हैं उसी आर्डर का ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इतनी बात तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब करते क्या है, अब इसमें चूंकि हम लोग इसको पंक्ति विधि से कर रहे हैं यानी कि रो मेथड से कर रहे हैं, तो रो को इंग्लिश में बोलते हैं आर, मतलब रो का पहला अक्षर है आर। अब जब हम लोग रो मेथड से सॉल्व करेंगे तो जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें केवल रो ही इंक्लूड होंगे। अगर सपोज मान लीजिए 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए केवल R1 R2 और R3 का ही प्रयोग करेंगे, ये इसमें कहीं पर भी C1 C2 C3 यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब आप रो मेथड से सॉल्व करेंगे तो केवल रो का ही प्रयोग करके करेंगे, और जब कॉलम मेथड से करेंगे तो केवल कॉलम का प्रयोग करके आप करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रहें। और जब आप रो मेथड से करते हैं तो a बराबर IA मानते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे हम लोग पंक्ति वाला भी स्तंभ वाला भी देखते चले साथ साथ में। तो जब हम लोग a बराबर IA मानते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति मेथड, और इसमें केवल R1 R2 और R3 का यूज होगा। और जब आप a बराबर AI मानते हैं तब इसको हम लोग स्तंभ विधि बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जब आप सॉल्व करेंगे संक्रियाएं लगाएंगे तो C1 C2 और C3 में लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि केवल C1 C2 C3 को लेकर के आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने बताया ना कि जब आप ए इनवर्स निकालने जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स का पंक्ति विधि से चाहे आप स्तंभ विधि से, तो वहाँ पे तो आपको पता नहीं है कि उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं, तो आपको जांच करना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आप आव्यूह विधि से निकालते तो उसके जांच करने का तरीका है कि आप उसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसके लिए क्या है तरीका जांचने का, या फिर कहें कि इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व करते रहिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा तो किसी न किसी पंक्ति के या फिर किसी न किसी स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट्स के अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स किसी पंक्ति के या फिर किसी स्तंभ के क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर 0 आ गए तो इसका मतलब उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये है इसमें पहचानने का तरीका कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, यही जो हम दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं यही वो की पॉइंट है जिसके सहायता से आप बड़े आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। और यही बच्चों को नहीं पता रहता है तो उसमें लगाते रहते हैं तो गलतियां करते जाते हैं, गलतियां पे गलतियां करते जाते हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और कभी कभी वो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यही वो की पॉइंट्स है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं।
और उसको अगर आप पालन करते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को लेकर के, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और क्वेश्चंस कभी भी लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेथड क्या है, वो चीज़ें क्या है, तो हम आपको यहाँ पे बताते रहें। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें हम आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले अगर हम इसको पंक्ति विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड मेथड। वो कौन सा होगा, पंक्ति विधि। अब जब इसको करेंगे तो a बराबर आई ए मानेंगे। अब देखिए, जब हम लोग a बराबर आई ए मान लेते हैं तो ये जो आपका लेफ्ट वाला a है इसके जगह पे दिया गया मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और इधर राइट साइड में जो आपका a है इसके जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ये क्यों छोड़ देते हैं, अभी आगे आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे जो i है, इस i के जगह पे जितने आर्डर का ये मैट्रिक्स रहेगा उतने आर्डर का इकाई आव्यूह लिख लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं 2 1 1 -1 फिर 1 1 फिर 3 1 1 और यहाँ पे इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। अब जरा समझिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद ये जो आपका मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स के जगह पे हम लोग इकाई मैट्रिक्स बनाते हैं, और जो भी नियम लगाते हुए इसको आप इकाई मैट्रिक्स बनाएंगे यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे, तो वही आप पूरा का पूरा संक्रिया इस पे भी लागू करेंगे। तो फिर क्या होगा, जब जिस समय ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बनेगा उस समय ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो संक्रियाएं इस पे लगा रहे हैं वही संक्रियाएं आप इसमें भी लगा रहे हैं, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। जब इसमें परिवर्तन होगा तो जब आप ऐसा कर लेते हैं और जिस स्टेप पर ये आपका इकाई आव्यूह बन जाता है उस स्टेप पर ये कोई दूसरा आव्यूह बन जाएगा। और जब ये कोई दूसरा आव्यूह बन जाएगा, और यहाँ पे ये आपको एक आव्यूह दिया ही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम तो यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन है ना। तो अब देखिए कंसेप्ट क्या है, तो जब यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स बन जाता है, इकाई मतलब आई, तो यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स बन गया, उसको हम लोग मान लेते हैं बी, और यहाँ पे ये क्या है, ए है, दिया ही है, और ये एक क्या था, यही दिया गया मैट्रिक्स था। अब जरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एकदम ये संख्याओं पे समझ लीजिए, बेस्ट चीज़ें हैं। हमने कहा कि 2 में कितना से गुणा करें कि 1 मिल जाए, या फिर हम कहें कि बताइए 3 में कितना से गुणा करें कि हमको 1 मिल जाए। तो यहाँ पे केवल एक ही स्थिति ऐसी है जब हम गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। वो कौन सी स्थिति है, हम इसी संख्या के व्युत्क्रम से जब तक हम गुणा नहीं करेंगे तब तक हमको 1 मिल ही नहीं सकता। वैसे हम 2 में जब तक 2 के व्युत्क्रम से गुणा नहीं करेंगे तब तक हमको 1 नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे बाएं तरफ क्या मिला हुआ है, इकाई आव्यूह मिला है, और ये ए क्या है, एक हमारा ये आव्यूह दिया गया था, और यहाँ पे बी क्या है, हमको कोई दूसरा आव्यूह मिल रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे जब हमको इकाई आव्यूह मिल रहा है और यहाँ पे ए कोई आव्यूह है, तो ये बी कौन सा आव्यूह होगा, इसका इनवर्स ही ना होगा, तभी तो इन दोनों का गुणा करने पे हमको इकाई आव्यूह मिलेगा। जैसे ये वाला प्रोसेस समझिए, अगर ये मान लीजिए कोई आव्यूह है, अगर हम रिलेट करें तो अगर ये कोई आव्यूह है और यहाँ पे हमको इकाई आव्यूह मिल रहा है, तो यहाँ वाला जो आव्यूह होगा वो कौन सा वाला आव्यूह होगा, तो इसका इनवर्स वाला ही ना होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इकाई मिलेगा। तो सेम प्रोसेस वही है, ये ए आपको एक आव्यूह दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए इकाई आव्यूह आपको मिल जा रहा है, और तो यहाँ पे जो आव्यूह मिला है वो कौन सा आव्यूह होगा, इसका इनवर्स ही होगा, तभी तो हमको इकाई मिलेगा। अगर यह इसका इनवर्स नहीं होता तो हमको आई यानी कि इकाई आव्यूह नहीं मिलता, तब कोई दूसरा आव्यूह मिलता। लेकिन अगर यहाँ पे इकाई आव्यूह मिला है, इसका मतलब ये इसका इनवर्स ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो पूरा मतलब समझ गए ना, तो ये इसका कंसेप्ट है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि ये इकाई में परिवर्तित हो जाए। तो जो जो प्रोसेस आप लगाएंगे, जो जो संक्रियाएं लगाएंगे जिसकी सहायता से ये इकाई में परिवर्तित होगा, वही वही संक्रिया आप साथ साथ में इस पे भी लगाते चलेंगे। तो ये आपका इकाई में परिवर्तित हो जाएगा और उसी के साथ साथ ये किसी और आव्यूह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक स्टेप आप समझते चलिएगा, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 से 7 नंबर में आता है एक क्वेश्चन। सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि पहले आप ऐसे मैट्रिक्स बना लीजिए और ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहीं पे जो हम बता रहे थे ना शुरू में कि इसमें की पॉइंट क्या है, तो वो की पॉइंट यही है, जब भी आप चाहे आप पंक्ति विधि से हल करें चाहे आप स्तंभ विधि से हल करें, ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। वो क्या है, जब आप इस विधि से हल करेंगे तो ये जो आपका मीन डायगोनल होता है यानी कि जो मुख्य विकर्ण होता है,
कोशिश ये करिए कि मुख्य विकर्ण के नीचे का या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर का सबसे पहले आप 0 बनाने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इकाई आव्यूह में बदल रहे हैं तो इकाई आव्यूह में बदलने के लिए मुख्य विकर्ण पर 1 होना चाहिए और बाकी इसके नीचे और इसके ऊपर सभी के सभी 0 होना चाहिए। तो एक ही साथ सबको 0 बनाने की कोशिश ना करिए, नहीं तो लेंदी बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप मुख्य विकर्ण के नीचे का या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर का सबसे पहले आप 0 बना लीजिए। अगर आप सपोज करिए कि मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी के सभी अवयव 0 बना लेंगे तो ऊपर का 0 बनाने में आपको जरा भी देरी नहीं लगेगा। या फिर अगर आप मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी के सभी अवयव 0 बना लिए हैं तो मुख्य विकर्ण के नीचे का 0 बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे बच्चे ये कंसेप्ट जब नहीं समझे रहते हैं तो कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, कभी ऊपर के अवयव 0 बनाते हैं तो कभी नीचे के अवयव 0 बनाते हैं, और कभी ऊपर का 0 बना लेते हैं और जब कभी नीचे का 0 बनाने जाते हैं तो ऊपर कोई संख्या आ जाता है, और कभी नीचे 0 बना देते हैं ऊपर का 0 बनाने जाते हैं तो कभी नीचे संख्या आ जाता है। तो ये दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, मुख्य विकर्ण के या तो नीचे का या मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी के सभी अवयव 0 बना लेना है। और जब आप ऐसे बना लेंगे ना तब वहाँ पे कोई संख्या आएगा ही नहीं, फटाफट तब दूसरा वाला 0 होता जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिएगा वही हम यहाँ पे नियम लगा रहे हैं और यही वो की पॉइंट्स है। एकदम समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। ये अगर आप सीख लिए तो आप कभी गलतियाँ कर ही नहीं सकते, ठीक ना। तो जब इतना इस तरह से कर लेते हैं तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ और यहाँ 1 है ही, और यहाँ हमको 0 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले मुख्य विकर्ण के नीचे का 0 बना लेते हैं। अब इसके साथ साथ हमको एक बात का और ध्यान रखना है कि हम इसको पंक्ति विधि से हल कर रहे हैं। आज जब हम पंक्ति विधि से हल कर रहे हैं तो केवल इसमें हम R1 R2 R3 का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो यानी कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और हमको देखिए इसमें यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए। तो अगर हम R3 में से R2 को घटा दें तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन हम गलत, यहाँ पे हम 2 पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 डाले थे ना, दो डाले थे, आप तो डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या करें, हम R3 में से R2 को घटा लें। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ वाला देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव 0 बनता जा रहा है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, R3 में परिवर्तन करेंगे। कैसे R3 में परिवर्तन करेंगे, तो R3 में से R2 को घटा करके। अब यहाँ पे लिखने का भी तरीका सीख लीजिए। जिसमें परिवर्तन करते हैं पहले उसको लिखते हैं, फिर ऐसे एरो का चिन्ह लगाते हैं, और फिर जिसमें परिवर्तन करते हैं पहले उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए R3 और यहाँ पे एरो का चिन्ह, फिर R3 माइनस R2 है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि R3 में आप परिवर्तन करें और R2 माइनस R3 करें, या फिर कहीं कहीं बच्चे आप लगते हैं मतलब बताने की, चलिए भैया R3 में हम R3 प्लस R2 लिखें, चाहे R3 में अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं तो R2 प्लस R3 लिखें, ठीक है ना। मतलब तो दोनों सेम ही लग रहा है, लेकिन ये गलत है मैट्रिक्स के नज़र में, ये वाला गलत है। आप जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं सबसे पहले वो होना चाहिए, ठीक ना। तो ये भी गलतियाँ आप मत करिएगा। बोर्ड के एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से नंबर्स कट जाते हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करना है, ठीक ना। तो हम R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ देखिए हमको यहाँ पर भी 0 चाहिए, और हाँ यहाँ पर हमको 0 चाहिए, क्योंकि हम मुख्य विकर्ण के नीचे का 0 बना रहे हैं। तो हम क्या कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें और R2 में से R1 को घटा दें। तो जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा फाइनली हम क्या कर दें, R2 में भी परिवर्तन कर दें। कैसे परिवर्तन कर दें, तो R2 में 2 से गुणा कर दें और फिर उसमें से क्या कर दें, R1 को घटा लें, तो हमको भी यहाँ पे 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब R3 में से R2 को घटाना है, और जब हम R3 में से R2 को घटाएंगे तो परिवर्तन किस में हो रहा है, R3 में। अब फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझिए, जब आप यहाँ पे जिसमें परिवर्तन करना होता है उसको आप लिख लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि किसमें परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए R2 और R3 में परिवर्तन करना है, इसका मतलब R1 में परिवर्तन नहीं करना है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं करना होता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए R1 में परिवर्तन नहीं करना है तो R1 को एज इट इज उतार लेंगे। ये एक एक स्टेप बता रहे हैं बाबू, ताकि आप क्वेश्चंस गलत ना करें और बहुत बेहतर ढंग से करें। तो ये पूरा का पूरा वही क्रम है। अब हमको क्या करना है, R3 में से R2 को घटाना है। और जब R3 में से आप R2 को घटा रहे हैं तो परिवर्तन किस में हो रहा है, R3 में हो रहा है। तो R3 कहाँ पे होता है, नीचे होता है। अब इसमें परिवर्तन करें, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, और इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -1। चलिए अब अगर हम ये बाएं तरफ किए हैं तो दाएं तरफ भी साथ साथ में करते जाएं, ठीक है ना।
तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 1 ही रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों प्रोसेस पहले लेफ्ट में कर लीजिए, फिर राइट में करिए, या फिर एक प्रोसेस लेफ्ट में करिए और फिर उसके बाद राइट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप अच्छा समझें वो कर सकते हैं। ठीक है। अब R2 में हमको क्या करना है, परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है, तो R2 में पहले 2 से गुणा करना है, फिर इसमें से R1 को घटाना है। तो देखिए R2 यही है, आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 होगा, और फिर 2 में से 2 घटेगा तो 0। अब R2 में जब आप गुणा किए तो प्रत्येक एलिमेंट्स में होगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा होगा। जब आप 2 में इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और जब 2 में से आप इसको घटाएंगे तो माइनस ऑलरेडी है, और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप 2 से गुणा किए हुए हैं तो हो जाएगा 4, अब 4 में से आप 3 घटाएंगे तो मिल जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए हमको मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 मिल गए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी वो कार्यक्रम कर लेते हैं जो यहाँ पे किए हैं। तो R2 का 2 गुना करेंगे, फिर R1 घटाएंगे, इसका 2 गुना 0 ही होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसका 2 गुना 2 होगा, 2 में से घटाएंगे 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, इसका ये तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। अब देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव क्या बन गया, 0 बन गया। आज जब मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव 0 बन गया तो अभी देखिएगा मुख्य विकर्ण के ऊपर का 0 बनने में देरी नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको मिटाते हैं और यहीं पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब समझिए, अब क्या करेंगे, अब जब मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव 0 बन जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी भी पंक्ति का या फिर किसी स्तंभ का 2 एलिमेंट्स 0 बन गया रहेगा। और जब 2 0 बन गया रहेगा तो उसका जो तीसरा वाला एलिमेंट्स होगा वहाँ पे यूनिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मुख्य विकर्ण पर क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो देखिए इस तीसरे वाले पंक्ति का 2 एलिमेंट्स 0 बन गया है और तीसरा वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, पहले ऐसे आप आव्यूह बनाएंगे, हमने आव्यूह बना दिया। ठीक है। अब हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या कर दें, हम R3 में परिवर्तन कर दें। कैसे, -1 से गुणा कर दें। जब हम R3 में -1 से गुणा कर देंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमको 0 चाहिए, यहाँ पर भी हमको 0 चाहिए। चलिए अब हमको मिलेगा कैसे 0, अब हमको ये देखना है। तो देखिए अगर हम इसमें R2 में R3 को जोड़ दें तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर दें, हम इसमें 3 से गुणा कर दें, या फिर हम इसी में 3 से गुणा कर दें, दोनों में कर सकते हैं क्योंकि दोनों 1 है। और जब दोनों 1 है तो हम किसी में भी 3 से गुणा करके इसमें जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसमें जोड़ेंगे तो 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तब हमको 0 मिलेगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर किसको करते हैं, जिस वाले रो या जिस वाले कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो गया रहता है, कोशिश ये करते हैं कि उसी में से घटाएं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो ये तो 2 ऑलरेडी 0 बने हुए हैं, तो जब आप इसमें घटाएंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसमें 3 से गुणा करके आप क्या करेंगे, इसको घटाएं तो यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा, लेकिन फिर इसमें 3 से गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे कोई संख्या बड़ी संख्या मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो ये दिक्कत होने लगती है। तो यही हम बताना चाहते थे कि जब आप प्रश्न को सॉल्व करिए तो पहले मुख्य विकर्ण के नीचे का या फिर मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक एलिमेंट 0 बना लीजिए, और जब 0 बना लेंगे तो जिस भी रो का या फिर जिस भी कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 बन गया रहेगा उसी को प्रीफर करते हुए बाकी के बचे हुए को 0 बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। यही कंसेप्ट है पूरा का पूरा। अब हम R3 में -1 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और फिर क्या कर देते हैं, हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। R2 में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर R3 में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R3 में परिवर्तन कर लेते हैं, सॉरी R1 में, मिस्टेक हो गया हमसे। अब R1 में कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, तो हम R3 में 3 का गुणा कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ ले रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये -3 है, और जब इसमें जोड़ेंगे तो ये प्लस का 3 है, तो हो जाएगा 0। तो R1 में क्या कर रहे हैं, R1 + 3R3। आया बात समझ में। तो ये हम करने वाले हैं। अब चलिए अब देखिए करेंगे। तो R1 में और R3 में परिवर्तन हो रहा है, R2 में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब R2 में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पहले हम R2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, और यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 0। अब R3 में -1 से गुणा कर रहे हैं तो 0 0 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 0 1 -1, क्योंकि हमने -1 से गुणा किया, तो ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब R1 में
परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है, तो R3 में 3 का गुणा करके बाद हम लोग R1 में जोड़ रहे हैं। तो देखिए इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। सॉरी, इसको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें भी वही है, -1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप 3 का गुणा करेंगे तो -3, और जब इसमें जोड़ेंगे तो 0। अब यही हम इसमें भी लगाएंगे। अब इसका 3 गुना करिए तो 0 ही होगा, और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। फिर इसका 3 गुना -3, और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 गुना 3 होगा, और 3 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया। अब अगला वाला, अब देखिए यहाँ का 0 मिल गया, यहाँ हमको 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो यहाँ वाला 0 कैसे मिलेगा, तो R2 में से R3 को घटा देते हैं, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए 1 चाहिए, और यहाँ पर भी हमको 1 चाहिए, और यहाँ पे हमको 0 चाहिए। तो अब कैसे मिलेगा 0, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे R2 में परिवर्तन कर देते हैं। तो R2 में हम क्या कर दे रहे हैं, R2 माइनस R3 कर दे रहे हैं। ठीक है, एक स्टेप कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप में करेंगे। तो R2 में हम परिवर्तन करें, इसका मतलब R1 में और R3 में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा उसको पहले लिख लिया जाए। चलिए अब R2 में परिवर्तन करिए। R2 में से R3 को घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे -1, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, और इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब देखिए हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या कर दें, R2 में 1/3 से गुणा कर दें। तो जब इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 1/3 से गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1 मिल जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं। कैसे परिवर्तन कर रहे हैं, तो R2 में 1/3 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 में केवल परिवर्तन होगा, बाकी किसी में नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0। अब इसमें 1/3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/3, फिर हो जाएगा ये 1/3, और ये होगा आपका 1/3। ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अब अगला स्टेप देखिए, ये तो 2 0 ये हो गया। अब इकाई आव्यूह के लिए हमको यहाँ पर भी 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 कैसे मिलेगा, तो हम R1 में R2 को जोड़ देते हैं। तो जब R1 में R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ -1 और यहाँ +1, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम यही करने वाले हैं, R1 में हम R2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, अच्छा R1 में ही केवल परिवर्तन हो रहा है, बाकी में तो हो नहीं रहा है। तो जिनमें नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब करिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 ही होगा, इसमें जोड़ेंगे 0, ये भी 0, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 1 में जब -1/3 जोड़ेंगे तो आपका 2/3 हो जाएगा, और जब -3 में 1/3 जोड़ेंगे तो -8/3 हो जाएगा, और जब 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। देखिए अब हमको इसको इकाई आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पे 1 चाहिए। अब 1 मिलेगा कैसे, तो हम R1 में 1/2 से गुणा कर दें। तो जब हम R1 में 1/2 से गुणा करेंगे तो R1 = 1/2 R1। ठीक है, अब R1 में केवल परिवर्तन हो रहा है, बाकी में तो हो नहीं रहा है, तो उसको वैसे ही लिख लेंगे। तो ये 1 0 0। अब इसमें 1/2 से गुणा होगा तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो बचेगा केवल 1/3। ये भी 2 कट जाएगा तो -4/3, ये भी 2 से कट जाएगा तो 5/3, और यहाँ पे माइनस का 1/3 है ही, और यहाँ पे 1/3, और यहाँ पर भी 1/3, और यहाँ पे 0 0 और -1, सॉरी यहाँ पे 1 है। अब देखिए ये बन गया इकाई आव्यूह, और ये देखिए एक आव्यूह दिया ही है, और यहाँ पे हमको कोई दूसरा आव्यूह मिल गया। तो जब इस वाले आव्यूह में यहाँ पे जो आव्यूह है इसका गुणा हुआ है तो हमको इकाई आव्यूह मिला। तो वही जो हम शुरू में कंसेप्ट समझाए थे कि जब आप किसी संख्या में
उसी संख्या के प्रतिलोम से गुणा करेंगे तब भी आपको इकाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। तो वैसे ही देखिए ये ए हमारा एक आव्यूह दिया था और यहाँ पे देखिए इस वाले आव्यूह का गुणा हुआ है तो हमको इकाई आव्यूह मिला है। तो इसका मतलब ये जो आव्यूह आपको मिला है ये कौन सी आव्यूह होगी, तो इसी का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स होगा। आया बात समझ में? तो फाइनली हम लिख देते हैं, कहाँ पे लिखे, जगह ही नहीं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 -4/3 5/3 -1/3 1/3 1/3 0 1 -1। ठीक है। अब इसमें से अगर हम -1/3 कामन ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे -1/3 कामन ले लिए तो प्लस का 4 बचेगा, यहाँ पे कामन ले लिए तो माइनस का 5 बचेगा। क्योंकि जो हम पहला निकाले हैं आव्यूह विधि से उसी के जैसा ये मिला करने के लिए हम यहाँ पे 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर -1/3 कामन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पे 0। यहाँ पे जब माइनस का 1/3 कामन ले लेंगे तो माइनस का 3 बच जाएगा और यहाँ पे जब कामन लेंगे तो प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक है। तो आप जो आव्यूह विधि से जब हम लोग लगाए हैं तो इतना ही मिला था। तो फाइनली देख लीजिए ये हो गया आपका पंक्ति विधि से ए इनवर्स निकालने का तरीका। ठीक है। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो स्तंभ विधि से हल करने का तरीका सीखने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम स्तंभ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्तंभ विधि से सॉल्व करने के लिए a बराबर ए आई मानेंगे और बाएं तरफ वाले a के जगह पे हम यही दिया गया आव्यूह लिखेंगे और जो दाएं तरफ a रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे और जो उधर आई रहेगा उसके जगह पे इकाई आव्यूह लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 1 1 -1 1 1 3 2 1 बराबर a और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोग पंक्ति विधि में किए हैं वैसे ही हम लोग स्तंभ विधि में भी करेंगे और इसमें बस एक चीज चेंज हो जाएगा, वो होगा उसमें R1 का कर रहे थे R2 और R3 का प्रयोग और यहाँ पे हम करेंगे C1 C2 C3 का प्रयोग। तो ये जो स्तंभ विधि है ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है पंक्ति विधि की अपेक्षा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो फिलहाल उसी पे बेस्ड है जो हम लोग अभी पंक्ति विधि से किए हैं। ठीक है ना, बस इसमें C1 C2 यूज हो जाता है लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट वही है। अब देखिए अब हमको क्या चाहिए, मुख्य विकर्ण के नीचे का चाहे मुख्य विकर्ण के ऊपर का पहले 0 बनाना चाहिए। तो चलिए 0 बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अच्छा लेकिन इसके साथ साथ हमने अभी बताया कि इसमें C1 C2 C3 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब हम क्या कर दें, हमको यहाँ पे 0 चाहिए तो हम C1 में से C2 को घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, मिल जाएगा। चलिए उसके साथ साथ क्या करते हैं, C2 में से C1 C3 को घटा देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, फाइनली मिल जाएगा, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे 2 परिवर्तन कर रहे हैं। तो C1 में क्या कर रहे हैं, पहले C1 में से C2 को घटा दे रहे हैं और C2 में क्या कर दे रहे हैं, C2 - C3 कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों को आराम से मिल जाएगा 0, बहुत सारे एलिमेंट्स। अब C1 C2 में तो केवल चेंज हो रहा है, C3 में तो हो नहीं रहा है। तो जिसमें चेंज नहीं होता है उसको पहले लिखते हैं। तो C3 को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो अभी अब पंक्ति विधि पढ़े हैं और तुरंत स्तंभ विधि पढ़ेंगे तो वो घालमेल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही शांत स्वभाव रख करके आप इसको अध्ययन करिएगा। चलिए अब C1 का पहले करते हैं। तो C1 में से C2 को घटाना है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। और फिर C2 में क्या कर रहे हैं, C2 - C3 कर रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -4, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। अब देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक एलिमेंट 0 बन गया। और जब प्रत्येक एलिमेंट 0 बन गया तो अब ऊपर का 0 बनाना एकदम चुटकियों का खेल है। अब देखिए कैसे होगा। तो फिलहाल अभी राइट साइड वाला भी कर लेते हैं। तो C1 - C2 ये तो 1 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1, इसमें से इसको घटाएंगे 0 और फिर इसमें से इसको घटाएंगे 0, फिर इसमें से इसको घटाएंगे 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो -1। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए अब हमको यहाँ 0 चाहिए। अब वो भी 0 चाहिए तो किसकी सहायता से चाहिए, C1 C2 C3 की सहायता से चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमको 0 चाहिए तो यहाँ पे 0 कैसे मिलेगा, इसमें 2 से गुणा करें और इसको लाकर इसमें जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए साथ साथ में यहाँ पे हमको 1 चाहिए
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकाई आव्यूह में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, C1 में 1/3 से गुणा करना पड़ेगा। तो C1 में 1/3 से गुणा कर दें और इसमें क्या कर दें, C2 में 2 से गुणा करके C3 में जोड़ दें। तो यही हम यहाँ पे 2 परिवर्तन करने वाले हैं। तो C1 में 1/3 का गुणा कर दें और C3 में क्या कर दें, C3 प्लस 2C2 कर दें। ठीक है ना? तो यही हम लोग परिवर्तन करने वाले हैं। तो देखिए C1 में और C3 में परिवर्तन होगा, C2 में परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको पहले हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब चलिए, अब C1 में क्या कर रहे हैं, 1/3 का गुणा कर रहे हैं, तो 1/3 का गुणा करेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, और वैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 और यहाँ पे 0। अब C3 में क्या कर रहे हैं, C2 का 2 गुना जोड़ रहे हैं। तो देखिए C2 यही है, तो इसका 2 गुना होगा आपका 8, और इसमें जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, चूँकि ये -8 है और यहाँ पे 3 है, तो फाइनली हो जाएगा -5, और इसका 2 गुना होगा प्लस माइनस का 2, और जब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसका 2 गुना होगा 0, और इसमें जब आप जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। इसका 2 गुना होगा 2, अब इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। इसका 2 गुना होगा माइनस का 2, और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, अब अगला स्टेप, अब देखिए जरा, यहाँ पे हमको चाहिए 0, यहाँ पर भी 0 चाहिए, तो क्या करते हैं हम, C2 में परिवर्तन और C3 में भी परिवर्तन। कैसे परिवर्तन करें, तो हम C1 में एक बार 4 का गुणा करें और इसको ला के C2 में जोड़ दें, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। एक बार फिर क्या कर दें, C1 में 5 का गुणा कर दें और इसको ला के C3 में जोड़ दें, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो चलिए वही फिलहाल करते हैं। तो हम यहाँ पे C2 में क्या कर दे रहे हैं, C2 प्लस 4C1, और एक बार क्या कर दे रहे हैं, C3 में परिवर्तन, तो C3 प्लस 5C1। ठीक है, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे C2 और C3 में परिवर्तन हो रहा है, C1 में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो 1 0 0 और फिर 1/3 माइनस 1/3 और 0। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको आगे। तो C1 में 4 का गुणा करके C2 में जोड़े हैं, तो जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि ये 0 है, इसमें कितना उससे गुणा कर दीजिए, कोई होने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पर जो है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं यहाँ पे, अब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, जब आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। इन दोनों में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसमें आप क्या किए हैं, एक बार 4 का गुणा किए हैं और C2 में जोड़े हैं, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4/3 होगा, और जब आप इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4/3। अब इसमें आप 4 का गुणा करेंगे तो -4 होगा, और -4/3 होगा, और जब आप उसमें 1 जोड़ेंगे तो -4/3 में 1 जोड़ने पे हो जाता है -1/3। ठीक है, और जब आप इसमें 4 का गुणा करेंगे 0 ही होगा, और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। अब आते हैं इस वाले में, तो इस वाले के लिए क्या किए हैं, इसमें 5 से गुणा किए हैं और फिर इसमें लाके जोड़े हैं तो होगा 5/3। 5/3 में 0 जुटेगा तो 5/3 ही होगा। अब यहाँ पे 5 का गुणा होगा तो -5/3, और यहाँ पे है +2, तो -5/3 में जब 2 जोड़ेंगे तो +1/3 होगा। -5/3 में 2 जोड़ेंगे, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/3। ठीक है ना, अब आते हैं आगे। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और इसको आप जोड़ेंगे इसमें तो -1 होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये भी हमको इकाई अभी नहीं मिला, इकाई अभी कब मिलेगा, जब यहाँ पे +1 रहेगा। तो +1 के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 में माइनस का गुणा करना पड़ेगा, तो कर देते हैं C2 में माइनस का गुणा। तो C2 में माइनस का गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका इकाई आव्यूह। तो ये हो जाएगा -4/3, और ये होगा +1/3, और ये होगा +1। ये 5/3, ये 1/3 और ये -1। ठीक है ना, अब ये इधर इकाई आव्यूह मिल गया। अब फिर यहाँ पे तो अब समझाने की ज़रूरत है नहीं कि ये कौन सा वाला आव्यूह होगा। ठीक है ना, इसलिए A इनवर्स बराबर 1/3 -1/3 0 -4/3 +1/3 0 1 फिर 5/3 1/3 -1। अब इसमें से माइनस का 1/3 कॉमन ले लेते हैं, सबका आंसर एक जैसा लाने के लिए। इधर कितना हो जाएगा -1, इधर कितना हो जाएगा +4, इधर हो जाएगा -5,
इधर हो जाएगा प्लस का 1, इधर हो जाएगा माइनस का 1, इधर हो जाएगा माइनस का 1, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा माइनस का 3, इधर हो जाएगा प्लस का 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। आया बात समझ में? तो ये रहा आपका स्तंभ विधि से ए इनवर्स निकालने का तरीका। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अब देखा जाए कि कैसे आप शॉर्टकट में एक ही स्टेप में कैसे उसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे ए इनवर्स का। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, बहुत ही आसान ही है वो भी, बस थोड़ा सा हम लोगों को अपना दिमाग का यूज करना है। देखिए, हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए माड ऑफ ए पहले आपको जांचना पड़ेगा। तो माड ऑफ ए जांचेंगे तो माड ऑफ ए हमने निकाला था माइनस का 3 आया था। फिलहाल ये हमको ध्यान देना है। तो देखिए ए इनवर्स बराबर क्या होता है, वही जो माड ऑफ ए होता है उसको पहले लिख देते हैं। अच्छा, बेसिकली देखिए इसका कंसेप्ट क्या है वो हम समझा दें। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, वो वही चीज़ें रही हैं, बस इसको क्या कर रहे हैं हम लोग एक ही जगह पे वो चीज़ें कर दे रहे हैं, तो यही समझ लीजिए शॉर्टकट बन गया। अब देखिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली निकलता है। ठीक है ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है, तो यही देखिए ए इनवर्स बराबर होता है ना 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो शॉर्टकट तरीका से mod ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। और जब एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है तो mod ऑफ ए ऑलरेडी हम लोग निकाल ही रहते हैं, तो वही पे mod ऑफ ए लिख देते हैं और फिर जो एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो वही ए इनवर्स निकल जाता है। ठीक है ना, तो अब कैसे होता है वो अब देखिए शॉर्टकट में। अब देखिए, जिस भी एलिमेंट्स का हम लोग इसमें करते क्या है, प्रत्येक एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। और जब हम कोफैक्टर निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट्स का, तो जिस भी एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, बस उसमें करेंगे क्या कि अगर रो वाले का निकालेंगे तो उसमें उसको कॉलम में लिखेंगे, और अगर कॉलम वाले का निकालेंगे तो उसको रो में लिखेंगे। मतलब नहीं समझ में आया? फिर एक बार समझिए, अगर आप रो वाले एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसमें उसको क्या करेंगे, आप कॉलम में लिखेंगे, और अगर कॉलम का अगर आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो उसको रो में लिखेंगे। मतलब इंटरचेंज करके लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये इस 2 का निकालने जा रहे हैं, तो जब 2 का निकालने जाएंगे तो इसका ये रो और इसका ये कॉलम बंद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो पोजीशन है, इस पोजीशन की जो आपकी साइन होगी वो कौन सी होगी? प्लस होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस होगी, ये हम लोगों को याद रखना। तो जब इसको और इसको बंद कर लेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स बचेगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और -2, फाइनली माइनस का 1 मिल जाएगा। और इस वाले पोजीशन का चिन्ह भी प्लस है, तो फाइनली आपका मिल जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना, क्योंकि ये होगा था 1 और ये -2, सॉल्व करेंगे तो -1 और इसकी जो स्थिति थी वो थी प्लस, तो फाइनली आपको माइनस का 1 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे किसका? इस वाले 1 का निकालेंगे। तो अब देखिए हम किसका निकाल रहे हैं? रो का निकाल रहे हैं ना, तो लिखेंगे किधर? कॉलम में। तो इसका निकालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म, तो बचा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2, तो फाइनली ये भी हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गया आपका माइनस का 1। और इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी होगी? तो देखिए जब ये प्लस था तो ये माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस आ भी रहा है, तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस का 1। तो हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं तो लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है। अब आइए निकालना है 3 का, तो ये 3 का निकालेंगे तो ये और ये बंद होगा, तो ये और ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये हो गया 0। ठीक है, चूँकि ये प्लस माइनस तो ये भी प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस। और वैसे भी कुछ भी रहे यहाँ पे 0 ही होता। अब आते हैं 1 का निकालते हैं। तो जब 1 का निकालेंगे तो इसका ये रो और इसका ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो ये और ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -3, तो फाइनली हो जाएगा -4। और इस वाले का पोजीशन क्या है? तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और माइनस आ भी रहा है यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो देखिए ये सेकेंड रो है ना, तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब आइए इस वाले 1 का निकालिए, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये 2 है, तो इस वाले का तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये 2 और 3, 1 और 1 मिलेगा, तो होगा इससे ये 2 और ये होगा आपका 3, तो फाइनली हो जाएगा -1। और इसकी जो पोजीशन है वो प्लस है, तो फाइनली ये रहेगा आपका -1 ही। ठीक है ना। अब आइए इस पर। ठीक है, तो जब इस पर आएंगे तो ये और ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये और ये। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो फाइनली हो जाएगा प्लस का 3। और इसकी जो पोजीशन है उसका जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा? माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो फाइनली हो जाएगा -3। ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसका निकाल लेंगे तो ये हो देखिए थर्ड रो है, तो अब ये क्या बन जाएगा? थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसका निकालेंगे तो ये खत्म, तो बचा केवल यही। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका -2 और ये हो जाएगा -3, तो फाइनली हो गया -5।
और इस वाले का पोजीशन क्या होगा, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस, तो फाइनली होगा माइनस का 5 ही। अब इसका क्या होगा, माइनस पोजीशन होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। तो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये और ये बचा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो घटेगा तो माइनस प्लस का 1 बचेगा और इसकी जो पोजीशन थी वो माइनस थी, तो फाइनली हो गया माइनस का 1। ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट वाले पे, तो ये और ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये, तो ये होगा 2 और ये होगा आपका प्लस का 1, तो फाइनली हो गया 3। और इसकी जो पोजीशन है वो प्लस वाली है, जब प्लस वाली है तो ये 3 का 3 ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, अब अल्टरनेट करके चलता है, ये प्लस है तो ये माइनस, फिर ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो नीचे वाला माइनस, ये प्लस है तो नीचे माइनस और इसके बाद है प्लस, ऐसे अल्टरनेट करके चलता रहता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा था। तो ये देखिए हमने केवल एक ही स्टेप में ए इनवर्स निकाल दिया। जो आप पंक्ति विधि से, चाहे स्तंभ विधि से, चाहे आव्यूह विधि से ए इनवर्स निकाले हैं, आप उससे मिला लीजिएगा, सेम ही आया है। ठीक है ना। तो ये जो नियम है यह आपके कंपटीशन में काम देता है, या फिर जब आप ए इनवर्स निकाल लेते हैं और आपको जांचना है कि ए इनवर्स जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं, तो एक बार इस मेथड से कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप जो ए इनवर्स निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।